हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। और हमारी चल रही है पॉलिटी की सीरीज़। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में जो है हमने फीचर्स जो हैं किए डिस्कस किए हैं इसके फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जो रह गए थे इसके फीचर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एमसीक्यूज़ ले आएंगे और नेक्स्ट जो है जो और सिलेबस में आपका जो टॉपिक मेंशन होगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें आज स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, हमने कितने सारे जो हैं आपके फीचर्स पढ़ लिए, जैसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया हमारा। और भी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हमने कल डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कल कि एक सेकेंड सेकुलर स्टेट के रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे जो हैं हमने जो है कल डिस्कस कर लिए। आज जो है ये ओनली 3 फीचर्स जो हैं रहते थे जो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसका ब्लेंड है, ये किसका मिक्सचर है, रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, देखिए समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको 2 पार्ट्स में जो है क्लासिफाइड किया हुआ है। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, जहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड होगा, जहाँ तो आपका फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, अब रिजिड और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो गया? रिजिड का मतलब हो गया जिसके लॉज जो हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो चेंज लाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए जो है बहुत ही स्पेशल तरह के जो है प्रोविज़न यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो होता है आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होता है कुछ स्पेशल तरह के प्रोविज़न जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसको चेंज तो उसमें आ जाता है, अमेंडमेंट के ज़रिए जो है उसमें चेंजेस हम ला सकते हैं, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ही कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो है इसके लिए बनाए गए होते हैं, जिसके साथ जो है उनको चेंज कर सकते हैं। उसको हम जो है सिंपली हम उसको जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम जो है ईजिली से जो है एक सिंपल जो है प्रोविज़न से जो है हम चेंज कर सकें, वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको रिजिड और फ्लेक्सिबल का जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही वो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का जो है मिक्सचर मान सकते हैं आप एक तरह का। ठीक है, ना ही सिर्फ रिजिड है और ना ही सिर्फ फ्लेक्सिबल है। इसमें दोनों तरह की जो है यूज़ होते हैं, फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। ठीक है, अब देखिए हम स्टडी करते हैं इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन दैट रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोलते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें जो है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि जिसमें चेंज लाने के लिए, जिसमें अमेंडमेंट लाने के लिए आपको स्पेशल प्रोविज़न का यूज़ किया जाता है। कुछ स्पेशल प्रोसीजर होते हैं उसको चेंज करने के लिए, उसको हम बोलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल दी हुई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना। उसमें जो चेंज लाना होता है, उसमें जो अमेंडमेंट लानी होती है, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजिडिटी का कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, ये कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज अ ऑर्डनरी विल आर मेड। ठीक है, बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हो जिसमें जो है आपको अमेंड करने के लिए आप इजीली, जैसे एक ऑर्डिनरी बिल को जो है आप जो है उसको अमेंड कर सकते हो, वैसे ही आप जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को जो है चेंज कर सकते हो बाय सिंपल प्रोसीजर के जरिए। जैसे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अब देखिए जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए कोई स्पेशल जो है प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल मैनर में जो है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। वही मैंने आपसे डिस्कस किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन
वही मैंने आपसे डिस्कस किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ना ही वो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है, बट कि सिंथेसिस ऑफ बोथ, मतलब दोनों का जो है मिक्सचर है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिसके लिए जो है आपको स्पेशल जो है प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है उसको अमेंड करने के लिए, बट कुछ ऐसे भी प्रोविज़न है जिनको जो कुछ ऐसे भी प्रोविज़न हैं जिनको आप जो है सिंपल जो है प्रोसीजर के साथ जो है अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो स्पेशल जो जिनके लिए कुछ कुछ स्पेशल प्रोसीजर यूज़ होते हैं, वो हमारे अमेंड को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ किसी लॉ को अमेंड करने के लिए दो बहुत तरह के जो है प्रोविज़न दिए हुए हैं, जैसे सिंपल मेजॉरिटी हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गया, या फिर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी हो गया। तो ये सब जो है हमें कुछ प्रोसीजर दिए हुए हैं जिनके ज़रिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने लॉज में जो है अमेंडमेंट ला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड, हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारा, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव हमारी जो एग्जीक्यूट करती है लॉ को, एंड जुडिशरी हमारी इंटरप्रेट करती है कि ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं क्या ये हमारी कंट्री के बेनिफिशियल, कंट्री की वेलफेयर के लिए अच्छे हैं, इसके हम नीड है हमारी कंट्री को या नहीं, ये सब जो है डिसाइड कौन करता है, इसको इंटरप्रेट कौन करता है, हमारी जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करती है। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज़ इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। कह रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो एस्टैब्लिश किया है जुडिशियल सिस्टम, वो इंटीग्रेटेड भी है एज वेल एज इंडिपेंडेंट भी है। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या हुआ। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जो हमारी जुडिशरी है कोई भी डिसीजन लेगी, कोई भी अपनी फील्ड में कुछ भी काम करेगी, तो उस पे जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो हमारी जो पार्लियामेंट होगी, ठीक है, वो किसी भी तरह का उस पर जो है दबाव नहीं बना सकती है, उस पर जो है अपना डोमिनेंस नहीं कर सकती है, अपना जो इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती है उस पर। हमारी जुडिशरी जो है अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने काम करने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड भी का मतलब हो गया कि जो भी लॉज चाहे स्टेट के लिए बनाए जाते हैं, सेंटर के लिए बनाए जाते हैं, ये हमारी जो है सिंगल कोर्ट सिस्टम जो है, ये हमारी जो है स्टेट के लिए भी यही लॉ बनाएगा और हमारी जो है सेंटर के लिए भी यही लॉ जो है इन्फोर्स करवाएगा। बनाएगा नहीं, मतलब कि इन्फोर्स जो है वो करवाएगा। अपने डिसीजन जो है, अपनी जो और जो लीगल मैटर हैं उन पे जो है एक दूसरे को जो है ये एडवाइस भी कर सकते हैं। जैसे देखो, सबसे डिस्कस कर, द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये हमारी हियरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। हमारे कोर्ट जो आप देखते हो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आगे हमारे स्वार्डिनेट कोर्ट। स्वार्डिनेट कोर्ट में जैसे आपके आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे आपके और सेक्शन कोर्ट आगे, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। हमारे कोड जो है ये इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जो है एडवाइस कर सकते हैं उसके मैटर्स पे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि ये हमारी जो जुडिशरी है ये इंटीग्रेटेड भी है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। हाई कोर्ट जो है हमारे स्टेट लेवल पे हमारे हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। अंडर अ हाई कोर्ट देयर आर स्वार्डिनेट कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंडर क्या होंगे, स्वार्डिनेट कोर्ट होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आएंगे, सारे जितने भी हाई कोर्ट होंगे स्टेट्स के, वो सारे किसके अंडर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है ये स्टेट लेवल पे होते हैं, और जितने भी जो हैं स्वार्डिनेट कोर्ट होंगे, ठीक है, जो जितने भी स्वार्डिनेट कोर्ट होंगे वो किसके अंदर आएंगे, आपके वो सारे जो हैं आपके हाई कोर्ट के अंडर आएंगे, ठीक है। स्वार्डिनेट कोर्ट हो गए जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोकल कोर्ट्स, ठीक है।
आप मान सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेक्शन कोर्ट। सेक्शन कोर्ट तब जो है आपका आता है जब जो कोई क्रिमिनल प्रोसीजर हो, तब आपका सेक्शन कोर्ट जो है सेक्शन कोर्ट के साथ डील किया जाता है। लेकिन अगर कोई आपका लीगल मैटर है कि डाइवोर्स का मैटर है, कुछ ऐसे मैटर हैं, तो उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इन्फोर्स में आता है। ओके, this single system of court enforce both the central law as well as the state law। यही जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, यही जो है आपके स्टेट के लिए भी यही लॉ जो है इन्फोर्स करवाता है और सेंट्रल के लिए भी इसको इन्फोर्स में करवाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला इसके कि हमारी जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है एक दूसरे हर एक फील्ड में जो है इंडिपेंडेंट तो है। सुप्रीम कोर्ट अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट है काम करने के लिए, हाई कोर्ट अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट है काम करने के लिए, बट जो है इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे को जो है इनके लीगल मैटर पे जो है एडवाइस किया जा सकता है। ठीक है, और जो इन्फोर्स जो है एक जो लॉज जो है चाहे स्टेट के लिए बना रहे हैं चाहे सेंटर के लिए बना रहे हैं, एक जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, वही जो है इन लॉज को जो है इन्फोर्स करवाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ ए फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, ये एक फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट का यहाँ हम समझ सकते हैं कि फेडरल कोर्ट का मतलब हो गया कि हमारा सेंटर पे जो कोर्ट है, सेंटर लेवल पे जो कोर्ट है वो क्या है, हमारा फेडरल कोर्ट है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है जहाँ पे जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पे सबसे बड़ा कोर्ट होता है जहाँ पे हम जो है अपील कर सकते हैं। ये ग्रांटर होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का ऑफ द सिटीज़न एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स जो है डिस्कस किए थे इसमें फ़ीचर्स में, तो मैंने आपको बोला था कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल का मैंने ये बोला था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो जा सकते हैं और अपना जो है आप जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आपका जो है सेम मैनर में जो है आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसको जो है इन्फोर्स करवाए। ओके, तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीज़न। अगर किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट जो है कोई वायलेट हो रहा है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से जो है अपील कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को जो है इन्फोर्स कराया जाए। ओके, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि ये फंडामेंटल राइट्स का किस आर्टिकल के अंडर जो है किस राइट के अंडर जो है और किस आर्टिकल के अंडर जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाके जो है अपने फंडामेंटल को इन्फोर्स करवा सकते हैं, विच इज़ अ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 32 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 32 के अंडर जो है हम जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके अंडर जो है 5 आपकी रिट्स आती है। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हाबियस कॉर्पस, सर्सरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो, इसके अंडर जो है 5 रिट्स आती हैं। इनके बेसिस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अपने जो है इन्फोर्स करवाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए हम जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ द जजेस। अब देखिए, एक चीज़ मैंने इसको डिस्कस नहीं की। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको अच्छी तरह से देखिए। मैंने बोला कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट मतलब सेंटर पे कोर्ट है। लेकिन अगर हम इसी के अगर हम एग्जांपल लेना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, उसमें जो है फेडरल कोर्ट जो है अलग हैं और स्टेट लेवल पे कोर्ट जो हैं अलग हैं। ठीक है, एक उनका जो सेंट्रल का कोर्ट होगा वो अलग होगा, वो अपने लॉज रेगुलेशन जो है वो खुद और वो अपनी फील्ड में जो है खुद बनाएगा, अपने लिए खुद बनाएगा। लेकिन जो स्टेट लेवल है उस पे जो है अपने डिफरेंट कोर्ट्स होंगे और डिफरेंट जुडिशरी होगी उनकी, और उस पे जो है किसी भी तरह का जो है फेडरल कोर्ट जो है, फेडरल जुडिशरी जो है उनकी, वो जो है इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकती। मतलब वहाँ पे ड्यूल जुडिशरी चलती है, स्टेट में अलग है और सेंटर जो उनका फेडरल जो है कोर्ट जो है वो अलग है। ठीक है, दोनों जो है वो सेपरेट है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया की जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट तो है, अपनी अपनी फील्ड में काम करने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट है। कोई किसी भी तरह का उन पर जो है अपना जो है इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, अपना प्रभाव नहीं
डाल सकता है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आपस में जो है ये जुड़े हुए हैं, आपस में जो है इंटीग्रेटेड हैं। इन पे एक दूसरे को जो है इनके मैटर्स पे जो है एडवाइस जो है कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसने हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे, इसके लिए उसने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे जो है वेरियस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जिससे जो है हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट जो है इंश्योर हो सके कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है। जैसे सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ द जजेस, जो भी टेन्योर जो है जजेस का वो सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ द जजेस, ठीक है। जब भी एक अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, उसकी जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जब उसका जो टेन्योर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग जो है उतने टाइम के लिए ही जो है हमारा जजेस जो है अपनी जो है ऑफिस में जो है वर्क करेगा, ठीक है। उसके टेन्योर में जो है, उसके टेन्योर को जो है कोई भी ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती हैं। फिक्स सर्विस कंडीशन ऑफ ऑल द जजेस, ठीक है। जो भी सर्विस जितने टाइम वो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा है, जो उसकी सर्विस कंडीशन है जजेस की, उसको भी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या क्या प्रोवाइड होगा, एक जज को जो है, कोर्ट के जज को क्या क्या प्रोवाइड होगा, उसकी सर्विस कंडीशन कैसी होगी, ये भी जो है फिक्स कर दिया गया, ठीक है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितने भी चार्ज, अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए उसके बहुत सारे खर्चे होंगे, है ना, बहुत सारे उसके एक्सपेंडिचर होंगे, तो वो सारे एक्सपेंडिचर आपके कहाँ से चार्ज किए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है आपके ले लिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इस पे भी जो है कोई एग्जीक्यूटिव होंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जहाँ हमारी पार्लियामेंट होगी, वो जो है इस पे जो है किसी भी तरह का जो है इंटरफेरेंस जो है नहीं कर सकती है। उसके चार्ज पे भी, एक्सपेंसेस पे भी, जितना एक्सपेंस जो है सुप्रीम कोर्ट पे आया होगा, उसके जो खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, वो सारे जो हैं कहाँ से लिए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे। बैन ऑन ए प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। और देखें जब, और ये भी प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब एक जज जो है उसको जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको जो है प्रैक्टिस करने की जो है फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ये भी क्या किया गया, बैन किया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड सोन, हमारी जो नेक्स्ट देखिए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सोन, ठीक है। हमारी जो जुडिशरी है उसको जो है हमारी एग्जीक्यूटिव से जो है अलग रखा गया है, एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया, मतलब कि जुडिशरी जो भी डिसीजन लेगी उस पर जो है एग्जीक्यूटिव जो है कोई भी इंटरप्शन नहीं करेगी, किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी जो पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैंने अच्छे से फुली इसको जो है आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट फीचर इसका देखिए आप, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब मैं आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी, मैंने बोला था कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है स्टडी किया, ठीक है। उसमें जो अच्छे प्रोविज़न थे, जो हमारे सोशल इकोनॉमिक और जो हमारी वेलफेयर के लिए अच्छे थे हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, ठीक है। तो इसमें जो है अपनी कंट्री की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, उन कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐसे प्रोविज़न लाना जो हमारी जो है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट कर सके, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है टास्क था, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो है टास्क था, ठीक है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसने जो है फुलफ़िल किया था, ठीक है। तो देखिए अब जो है 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, ठीक है। तो 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टडी किया गया, और डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है अच्छी चीज़ें जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लाई गई, ठीक है। जैसे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज़ एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में ही एक बहुत ही बल्कि जो है, आप बोल सकते हो बहुत ही बल्कि एक्ट था, जिसमें
बहुत सारे प्रोविज़न्स थे कि कैसे जो है गवर्नमेंट को चलाया जाएगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से मान के चल सकते हो आपके बहुत ज़्यादा प्रोविज़न जो हैं 200 के करीब, जो हमारे जो अप्रॉक्सीमेटली आप 200 मान के चलिए कि इतने ज़्यादा प्रोविज़न जो है उसमें से लेके जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल एक्ट 1935 से, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, हम जो अपना आज का स्ट्रक्चर पार्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट में जैसे आ गया हमारे जो है कौन से पार्ट में जो है कौन सा आर्टिकल रखा जाएगा, शेड्यूल को कैसे मैनेज किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी स्ट्रक्चरल पार्ट है। ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। देन फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल पार्ट हो गया आपका कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसको कैसे जो है गवर्न करेंगे, कैसे रन करेंगे, ये हमने कहाँ से लिया गया है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, हम कैसे जो है गवर्न करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हो गई, ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है हमने कहाँ से लिए हुए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं यही तो हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं, यही तो बताते हैं कि हमने एक सिटीज़न को जो है कैसे चलना है, ठीक है, अपनी कंट्री में कौन से राइट्स जो हैं उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है किस तरह से जो है गवर्न करना है, कैसे जो है गवर्नमेंट अपना काम करेगी, तो ये सब जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। स्पेशली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स का सोर्स जो है वो कहाँ से है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पे जो इसको नाम दिया गया फंडामेंटल राइट दिया गया, लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे राइट्स लिखे गए थे उसका नाम था बिल ऑफ राइट। वहाँ से इंस्पायर्ड होकर जो है हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। पर हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है, ये इनका सोर्सेज कहाँ से है, इसका सोर्स हमारा जो है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिकल पार्ट में क्या आ गया, द प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ठीक है, ओके, समझ आया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके जो और सोर्सेज जो भी होंगे वो हम लोग जो है आपके डिस्कस कर लेंगे जब एमसीक्यूज़ में सेशन लाऊंगी, उसमें जो है आपके जो भी अदर सोर्सेज जो है रह गए हैं कि ये चीज़ कहाँ से, जो इम्पोर्टेंट और सोर्सेज हैं उनको हम जो है एमसीक्यूज़ सीरीज़ में जो है अपना डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये सारा आज का टॉपिक था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस लेक्चर को बनाने के लिए। सो अगर आप लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है कि जो है हमने मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो नेक्स्ट हम मिलते हैं, मे बी हम एमसीक्यू सेशन के साथ मिलें कल, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, ओके।